सो हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू, क्या हाल चाल, कैसे हो। मैं निखिल धावाई, आपका फिज़िक्स टीचर, वापस से आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक नया सेशन। किस पे? एसएचएम पे। तो पिछले सेशन में हमने एसएचएम में इक्वेशन ऑफ एसएचएम को डिराइव किया था, तो उसी के आगे हम यहाँ पर अभी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये सेशन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अभी हम ढंग से समझेंगे कि वहाँ जो हमने इक्वेशन डिराइव करी थी पिछले सेशन में, कि वहाँ हर चीज़ का क्या और कैसे मतलब था। ठीक है, मतलब क्या मतलब था उन चीज़ों का, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की। तो भैया, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा। तो ये जो लिंक है, ये लिंक vdnt.in/tgncrt, इस लिंक पे आप जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसी तरीके से हमारा एक चैनल है NCERT 11th एंड 12th, है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और फिर बात आती है हमारे प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो बहुत ही कम समय अब आपके लिए बचा है, चाहे वो आपका बोर्ड्स हो या फिर आपके जो है एग्ज़ाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है वेदांतु के थ्रू आप कर सकते हैं घर बैठे, और आपको हर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं इस चैनल पे, है ना। मैं सिर्फ इस चैनल की बात कर रहा हूँ, वेदांतु के और भी चैनल्स हैं जहाँ पे आप नीट और आईआईटी और हर तरह की चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हर तरह के टॉपिक्स को, कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है आप उन चैनल्स के थ्रू पढ़ सकते हो। लेकिन क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए है, तो यहाँ मैं आपको एनसीईआरटी के कोर्स के प्राइस और उसकी जो फ़ी है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रो सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो आपको लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, सारे कोर्सेज लाइव होंगे। हाँ, अगर कोई आपका क्लास छूट जाता है तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। और हर सब्जेक्ट जो है उसको हम एकदम डिटेल में वहाँ पर पढ़ाते हैं, प्लस टेस्ट और असाइनमेंट्स आपके लिए रहेंगे, जिससे कि आपको कोई और स्टडी मटेरियल या और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ बैचेस जो रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी में साथ से मतलब आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश बैच ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको हिंदी में अगर पढ़ना है, हिंदी में मतलब कम्युनिकेशन जो रहेगी, कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो रहेगी, मतलब टर्म्स जो होंगी वो तो ऑब्वियसली इंग्लिश की ही होंगी, फोर्स को फोर्स ही बोलेंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन जो होगा वो हिंदी में होगा, तो वो बैचेस भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात हो रही है, हर कोर्स में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और अगर आप बायो के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिर आपके पास जो है यहाँ पर लाइव डाउट सॉल्विंग रहेगी ड्यूरिंग द क्लास, और फिर आप किसी भी डिवाइस से अपनी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। तो जो फी स्ट्रक्चर है वो है कि 1 मंथ का जो आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो है 59 रुपीज़ पर डे। 3 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 53 रुपीज़ पर डे पे करना पड़ेगा, और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको सिर्फ और सिर्फ 44 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 53 किसके लिए? 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए। ऐसे ही 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए 44 रुपीज़ पर डे पे करना पड़ेगा ना, 53 पर डे। ये सारी पर डे प्राइस बताई हैं। तो 20% डिस्काउंट के बाद ये प्राइजेज हैं, और ये 20% डिस्काउंट अगर आपको लेना है तो आपको ये जो vdnt.in/yt pro जो लिंक है इसको विजिट कीजिए। यहाँ पे आप और भी कोर्सेज को देख सकते हैं, उनके प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं। इस कोर्स की CBSE के लिए या बोर्ड्स के लिए जो मैंने था आपको बता ही दिया है, और ये कोड अगर आप यूज़ करते हो NK Pro तो आपको सीधे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है अपना SHM। और इस SHM में हमने जो प्रीवियसली बात करी थी वो बात करी थी इक्वेशन ऑफ SHM की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x = a sin ωt + phi, तो ये जो है मेन इक्वेशन है SHM की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये x, a, ωt और ये phi, तो कुल मिला के 5 क्वांटिटीज़ हैं। तो जहाँ पे ये इनका नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो भाई पहला x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब क्या है इसका वो अभी हम आगे देखेंगे, पहले सिर्फ नाम जान लेते हैं क्या क्या है। a जो है उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t जो है यहाँ पर वो है टाइम, फाई जो है वो है इनिशियल फेज, और ये जो पूरी कहानी है यहाँ
ओमेगा टी प्लस फाई, इस पूरे को बोलते हैं हम फेज एंगल, ठीक है, जिसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एक का क्या मतलब है यहां पर वो अभी हम आगे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहला नंबर आएगा किसका, एक्स का। तो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये है क्या, तो एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, है ना। एक साइड अगर आपने कैसी ले ली है, नेगेटिव ले ली है, तो दूसरी साइड को हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे कि मान लो आप अगर ऐसा बोल रहे हैं यहां कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, तो ये हो गई उसकी मीन पोजीशन। इसको मैंने बोला मीन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरीके से ये हो गई अपने पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। तो अब अगर आप आगे की बात करते हो तो यहां पर हम जो भी कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे, भाई पोजीशन होगी ना पार्टिकल की, तो पोजीशन जो मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो जो एक्स है वो पोजीशन ही है पार्टिकल की, लेकिन कहां से, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से पोजीशन है, मतलब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे हुआ तो एक्स की वैल्यू 0, पार्टिकल अगर थोड़ा यहां हुआ तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कुछ पॉजिटिव आएगी, ऐसे ही पार्टिकल यहां हुआ तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये ध्यान रखना है, एक साइड अगर हमने कैसी ले ली, पॉजिटिव ले ली, तो दूसरी साइड कैसी लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। इतनी बात समझ में आती। कहने का मतलब कुछ ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर यहां पर ये x इक्वल्स टू 0 है और पार्टिकल यहां है 2 यूनिट्स की दूरी पर, तो इस पार्टिकल की पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, +2, और अगर वो यहां है मान लीजिए 2 यूनिट्स की दूरी पर, तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे -2। तो x कुछ खास नहीं, बस पोजीशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड क्या बोला है, तो एम्पलीट्यूड बहुत ही सिंपल सी चीज़ है भाई, उसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही बात कि सबसे पहले अगर ये एसएचएम कर रहा है और ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको दूसरी भाषा में ऐसा, मतलब दूसरे तरीके से इसको ये भी बोल दिया जाता है कि इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम x इक्वल्स टू 0 से मेजर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा पार्टिकल का, जब वो अपने एक्सट्रीम पे होगा। बात समझ में आ रही है आपको, तो जब वो अपने एक्सट्रीम पे होगा पार्टिकल, तब हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो एक्सट्रीम पे होगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू -a। तो ध्यान रखिए एम्पलीट्यूड को, मतलब यहां पर जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं आपसे कि मान लो x इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो ये जो 4 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। सीधी सीधी सी बात ये है, इसमें कोई मतलब ऐसा मुश्किल सी चीज़ कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है ना, हर चीज़ बड़ी सिंपल है। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो एम्पलीट्यूड की बात हो गई, अब हम बात करें इस फेज एंगल की। तो फेज एंगल पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहां जो इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां ये जो पूरी चीज है जो साइन के अंदर लिखा है, ऑब्वियसली उसको मैं एंगल ही कहूंगा, तो उसी को हम एंगल ना बोल करके कुछ अलग नाम दे रहे हैं, क्या, एंगल के साथ साथ एक चीज और लगा दी, फेज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो फेज है ना, फेज या फेज एंगल, ये पार्टिकल की पोजीशन बता देता है अपने को। तुम बोलोगे सर कैसे बता देता है, तो जैसे मान लो अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखता हूं कि x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी तो तुम x की वैल्यू आसानी से बता सकते हो। कैसे, देखो, जैसे अगर मैंने बोला कि भाई थीटा अपने पास है 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 0 रखो तो x कितना आ जाएगा अपने पास 0। ऐसे ही मान लो मैंने थीटा बोल दिया कुछ π/4, तो x कितना आ जाएगा अपने पास a/√2। ऐसे ही अगर मैंने थीटा बोल दिया π/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी a। तो कुल मिला के पूरी कहानी ये है कि यहां पर अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो आप सीधे सीधे पोजीशन बता सकते हो। मतलब ऐसा भी बोला जा सकता है कि हर पोजीशन का एक फेज है या फेज एंगल है ना। जैसे x इक्वल्स टू 0 वाले पोजीशन का फेज एंगल 0 भी है, पाई भी होगा, पाई भी जो है, पाई डालने पर भी x इक्वल्स टू 0 ही आएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर 0 और पाई दोनों के लिए x की वैल्यू 0 आ रही है, तो क्या ये दोनों फेज सेम है? बिल्कुल नहीं। या x इक्वल्स टू 0 पे जब पार्टिकल है तो क्या मैं उसको 0 डिग्री बोलूंगा फेज को या पाई डिग्री बोलूंगा? दोनों सेम बात है या अलग अलग बात है? तो देखो दोस्तों ये अलग बात है। क्यों है अलग बात?
क्योंकि अगर आप इधर इसको अगर ड्रॉ करने लगते हो, ठीक है, मोशन को अगर आप प्लॉट करते हो तो मोशन आपको कैसा दिखेगा, मोशन कुछ ऐसा दिखेगा कि x इक्वल्स टू 0 पे जब एंगल 0 था तो पार्टिकल भी कहाँ था, x इक्वल्स टू 0 पे है, ये तो साफ पता लग ही रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी x की वैल्यू भाई, जब तक 0 से 90 की बात हो रही है तब तक x की वैल्यू जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी x इक्वल्स टू 0 पे जब एंगल बढ़ेगा, देखो यहां पे कर्व देखो, 0 से जैसे ही एंगल बढ़ा तो x की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। 0 और एंगल बढ़ाया तो x की वैल्यू और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां पे जा रहा है, वो a जो कि 90 डिग्री पे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी ये इस तरफ जा रहा है, फिर वो ऐसे आगे बढ़ता 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 कहां पहुंच गया, एट x इक्वल्स टू a पहुंच गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो वापस किधर आ रहा है, वो वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो मीन पोजीशन की तरफ वो वापस घूम के आ रहा है और फाइनली जब इधर पहुंचा, जब फेज कितना है, पाई, तो पाई के बाद वो किधर जा रहा है, वो नेगेटिव साइड जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फेज को आप बोलोगे थीटा इक्वल्स टू पाई और इस वाले फेज को बोलोगे थीटा इक्वल्स टू 0। तो पाई से फिर वो वापस कहां पहुंचा, 3π/2 पे पहुंचा, तो इस फेज को आप बोल सकते हो 3π/2, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही जब वो वापस 3π/2 से बढ़ोगे तो x वापस उसका x जो है या पार्टिकल की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ जाएगी और जैसे ही वो यहां पहुंचेगा 2π वाले फेज पर तो वापस से वही सिचुएशन है, क्योंकि आगे कर वो वापस रिपीट करेगा। तो वही सिचुएशन है। तो अब आप बोल सकते हो कि इसको चाहे आप 0 बोलो कि 2π बोलो, वो एक ही बात है, क्योंकि भाई साइन थीटा जो है वो कैसा फंक्शन होता है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन होता है मतलब हर 2π पीरियड बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो यहां ये ध्यान रखना है कि ऐसे दो पार्टिकल्स जो कि एग्जैक्टली सेम पोजीशन है और सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दो पार्टिकल नहीं, दो पोजीशन एसएचएम के अंदर जो एग्जैक्टली सिमिलर दिख रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सेम फेज में है। जैसे कि ये वाला 0 और ये वाला 2π वाला 0, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। क्यों है सेम, ये इसलिए है सेम क्योंकि ये वाला 0 से भी पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है, ऊपर से मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और इस वाले 0 से भी पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ही जा रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो फेज डिफरेंस है, यहां पर फेज डिफरेंस मतलब इसको मैं बोल रहा हूं फेज, तो ये वाला फेज कितना था 0, तो ये वाला फेज है 2π, तो फेज डिफरेंस हो गया कितना 2π। ऐसे अगर आप यहां से कंपेयर करोगे इन दोनों के बीच में, तो ये भी सेम फेज में है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस भी कितना आएगा, 2π आएगा। तो दो पॉइंट्स अगर सेम फेज में होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, या फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 2π रहेगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। सवाल के एक एग्जाम्पल है, जैसे कि यहां मैंने बता ही दिया था कि 0 डिग्री अगर आप रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ रही है और वो इधर जा रहा है। π/6 की बात करते हैं, देखो जरा इसको समझते हैं π/6 को, है ना। तो यहां अगर मैं कर्व बनाता हूं साइन का, तो साइन का कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो π/6, तो मैं जानता हूं कि भाई π/6 यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a/2, और साफ दिख रहा है कि π/6 से बड़ा एंगल आने पर वैल्यू और बढ़ेगी। इसका मतलब ये अभी राइट में मूव कर रहा होगा। π/2 पे a वैल्यू a होगी, और 5π/6 जो कि कुछ यहां पर आता है, यहां आता है 5π/6, तो 5π/6 जो पाई से छोटा है और यहां आ रहा है, तो यहां कर्व देख के साफ पता लग रहा है कि ये वैल्यू नीचे, मतलब ये वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये कर्व को देख करके आप बता सकते हो कि पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है। जैसे 4π/3, 4π/3 की बात करेंगे तो ये आ गया अपने पास पाई, और इसमें π/3 ऐड किया, मतलब कुछ ये कहानी है। तो अभी तो एंगल बढ़ाओगे तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्शन वायरेक्शन सब बता सकते हैं अगर आपको फेज की इंफॉर्मेशन है तो ये बात हमने करी फेज की। डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई है, एम्पलीट्यूड की बात हो गई है, और हमने किसकी बात कर ली है, फेज की भी बात कर ली है। तो आगे चलते हैं और इस सवाल को देखते हैं। अब जैसे कोई बोले कि बताओ भाई
देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू माइनस है, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 0, ऐसे ही सेम हर जगह सिचुएशन है। तो यहाँ जो है ये वाला इस वाले पोजीशन पे पार्टिकल है, अभी पार्टिकल जो है अभी इस पोजीशन पे, तो आपको बताना है क्या फेज होगा। तो x की वैल्यू a आ रही है, तो a कब आएगी इक्वेशन में, देखो जरा, a साइन थीटा। तो x की वैल्यू अगर a आ गई, इसका मतलब साइन थीटा 1 हो गया, साइन थीटा 1 हो गया, इसका मतलब थीटा जो है वो हो गया है π/2। सिंपल, खत्म, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो थीटा जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, π/2 आ जाएगा। इसके लिए यहाँ बात करोगे तो जैसा मैंने बताया था पाई आएगा, इसकी बात करोगे तो वो 3π/2 आएगा, और यहाँ a/√2 पे इधर जा रहा है। अब देखो इसकी भी बात कर लेते हैं कि भाई x की वैल्यू कितनी है, a/√2, तो वैल्यू रखी मैंने a साइन थीटा, तो थीटा कितना आ गया 45। अब तुम बोलोगे सर 45 ही क्यों, a/√2 तो जो है 2 बार आता है 0 से 90 के बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, a/√2 जो है साइन की वैल्यू 2 बार आती है 0 से 90 के बीच में, एक तो यहां और एक यहां, एक आती है π/4 पे और एक आती है 3π/4 पे। तो यही क्यों लिया इस वाले केस में, क्योंकि साफ दिख रहा है कि π/4 से, यहां अगर आप देखोगे तो π/4 से ही, π/4 से एंगल बढ़ाओगे तब x बढ़ रहा है, तो ये x जो है एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां π/4 आंसर आएगा। तो इस तरीके से यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा और द फेज, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहां पर फेज डिफरेंस की बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो फेज डिफरेंस की बात करना यहां पर देखो क्या है, इसका मतलब कि भाई अपने को बोला जा रहा है कि थीटा x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर ये x है और ये थीटा है तो अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा के लिए आपको अलग अलग जो है फेज मिलेगा, और फेज कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको मान लो a पॉइंट का फेज लिखना है, जिसको अगर मैं θ1 बोलता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा t1 + 5। भाई कुछ टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे t1, तो उस टाइम पे जो पार्टिकल था वो इस फेज में था, तो उसका जो फेज आ गया वो कितना आ गया, ओमेगा t1 + 5। सिमिलरली पार्टिकल किसी t2 टाइम पे कुछ इस फेज में होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई t1 से लेकर, t1 पे पार्टिकल की पोजीशन या फेज ये था, t2 पे पार्टिकल की पोजीशन या फेज ये है, तो बताओ कि यहां पर इन दोनों टाइम इंटरवल में, इस दौरान, इस टाइम इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में फेज डिफरेंस कितना है या फेज में चेंज कितना आया। सो जस्ट क्या बोलो, φ2 - φ1, यहां पर इसको मैं 2 बोल देता हूं, φ2 - φ1। तो φ2 - φ1 जो कि डेल्टा थीटा है, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा t2 वैल्यू रख रहा हूं बस मैं, तो माइनस किया, फाइ से फाइ कैंसिल, तो ये कहानी आ गई। तो यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड दैट टाइम इंटरवल। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और उस क्वेश्चन में बोले कि भैया कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कुछ इतने रेडियन पर सेकंड के या इतने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो एसएचएम कर रहा है ना। अब ये अगर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो अब आपको बोलता है कि बताओ कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड में उसका फेज चेंज कितना होगा। तो 2 सेकंड में फेज चेंज निकालना है तो ओमेगा इंटू टी लिख दो बस। तो कितना फेज चेंज हो जाएगा 2 सेकंड में, वो हो जाएगा 8 पाई का। ये अपना फेज चेंज की कहानी हो गई, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फेज और फेज डिफरेंस की। अब हम बात करेंगे यहां पर टाइम पीरियड की। तो भाई हर कोई जानता है कि ऑसिलेशन में, क्योंकि हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि ऑसिलेशन की अगर आप बात कर रहे हो, एसएचएम की बात कर रहे हो, तो जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगी हम बोलेंगे एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगी तो हम क्या बोलेंगे कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। और वो टाइम पीरियड कंप्लीट होना मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई। तुम बोलोगे सर बात समझ नहीं आई। बात समझ में आई तो इधर सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि ये अपने पास एसएचएम का जो आप कर्व बनाते हो, तो ये वो कर्व बन रहा है एक्स और थीटा के बीच में, ठीक है। तो यहां कुछ एंगल है अपने पास थीटा। तो एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, अगर आप ए से चलते हो तो इस बी पे नहीं या इस वाले पॉइंट पे नहीं, इस वाले पॉइंट पे जाके एक कंप्लीट साइकिल होगी। तो ये एंगल कितना बोलोगे आप, ये एंगल बोलोगे आप थीटा + 2 पाई, क्योंकि ये इतना गैप जो है थीटा है,
यहाँ तक 2 पाई आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो ये वाला जो गैप आ रहा है ये क्या आया, ये आया 2 पाई का गैप। और हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला ये है। तो डेल्टा थीटा इन दोनों पॉइंट्स के लिए क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा। तो 2 पाई रहेगा और ओमेगा इंटू डेल्टा टी। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो डेल्टा टी की वैल्यू कैपिटल टी होगी। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू आ जाती है। और फर्स्ट सेशन में हमने बात करी थी कि ओमेगा जो रहता है वो उसका वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो यहां से जो है हम बात कर सकते हैं किसकी, टाइम पीरियड की इन टर्म्स ऑफ एम एंड के। तो ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की भी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए। तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर t सेकेंड्स में 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, वो हो जाएगा 1/t। इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली 1/t और इसकी यूनिट जो है वो होती है हर्ट्ज। H और Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहां अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करोगे, देखो अभी हमने टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जो है हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर डिफाइन करना चाहते हैं, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, तो ये कितना निकल के आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले से देखोगे तो ये निकल के आ रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाई टी, 1/t इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। अब इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोला, देखो यहां से हमें साफ दिख रहा है। ओमेगा की अगर आप बात देखोगे तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ रहा है अपने पास, 2 पाई बाई टी। इसका मतलब क्या है, इसका साफ साफ मतलब यह है कि देखो हमको पता है कि t सेकेंड्स में कितना फेज चेंज आ जाता है, 2 पाई। तो 1 सेकेंड में कितना फेज चेंज आ जाएगा, 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। तो बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी, एंगल की फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, ये बताता है ओमेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2 पाई एफ। अब एक लास्ट चीज बची जो है इनिशियल फेज फाई। ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। इनिशियल फेज की बात करोगे तो थीटा की इक्वेशन अपने पास क्या है, थीटा की इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस फाई। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है कि एट टी इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल का मतलब ये कि टी इक्वल्स टू 0 पे वो पार्टिकल कहां था, फेज क्या था उसका। तो टी इक्वल्स टू 0 जैसे ही रखा तो फाई की, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई। तो फाई कुछ खास नहीं, फाई जो है इनिशियल फेज है पार्टिकल का, बस कि टी इक्वल्स टू 0 पे वो क्या था। जैसे कि हमें पता है कि ये वाले पॉइंट का जो फेज है वो है 0 डिग्री या 0, इसका है पाई बाई 2, इसका है 3 पाई बाई 2, इसका इधर जा रहा है तो ये है पाई। तो अगर मान लो आपको कोई ऐसा बोलता है कि पार्टिकल जो है वो t इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन पे है और इधर जा रहा है, कहाँ है वो, मीन पोजीशन पे और इधर जा रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि फेज जो है इनिशियल फेज वो कितना है, पाई। t इक्वल्स टू 0 पे अगर इसकी ये पोजीशन है तो इनिशियल फेज क्या है, पाई। अब मैंने बता ही दिया कि इसको मैं पाई क्यों बोलूंगा, है ना। पाई होता है तभी ये मीन पे होता है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है। तो ये कुछ कहानी हुई, ये जल्दी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ आप सभी के लिए हर क्वांटिटी का जो इस इक्वेशन में है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM फॉर द पार्टिकल विच इज एट x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, सो विच इज एट x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0। सो t इक्वल्स टू 0 पे वो कहाँ पर है, इट इज लाइंग एट x इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के बात कुछ ऐसी है यहाँ पर कि एक पार्टिकल है जो x इक्वल्स टू 0 पे है और आपको उसकी इक्वेशन ऑफ SHM बतानी। अच्छा, अब ये नहीं बताया गया है यहाँ पर कि वो राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है, तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो पहला केस ले लेता हूँ कि जब पार्टिकल कैसा जा रहा था, मूविंग टूवर्ड्स राइट। तो राइट में अगर जा रहा है तो साफ पता है, वो तो हमको रटा हुआ ही है कि भाई फेज क्या रहेगा, फेज रहेगा 0। अब बात आती है ए कितना है, तो एम्पलीट्यूड दे रखा है 4, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो 2 पाई बाई टी इंटू 2। तो ये
जो है आंसर हो जाएगा 4 sin पाई टी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड केस में अगर वो मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा तो क्या होना है, मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट है मतलब फेज जो है वो आ रहा है पाई के इक्वल, तो कुछ ये लिख देंगे हम, और एम्पलीट्यूड की जगह वापस से यही 4 और ओमेगा की जगह वापस से वही पाई। तो ये कहानी आ जाएगी कुछ ऐसी कि 4 sin पाई टी प्लस पाई। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हो SHM की। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सवाल देखते हैं कि यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM फॉर द पार्टिकल विच इज एट x इक्वल्स टू a एट t इक्वल्स टू 0। सेम कहानी है, लेकिन इस बार वो x इक्वल्स टू a पर है एट t इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि ये वाला फेज तो सिर्फ एक ही होता है और वो क्या रहता है π/2। तो बेझिझक इक्वेशन लिखो कि a sin ओमेगा t प्लस π/2। अब a तो दे रखा है अपने को 5, ओमेगा दे रखा है अपने को 4, सॉरी टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड, सो 2π/4 इंटू टी प्लस π/2। सो आप ये बोल सकते हो इक्वेशन की भाई ये कितनी आ रही है 5 sin π/2 टी प्लस π/2, और इसको अगर थीटा ट्रीट करते हो तो ये क्या लिखा हुआ है sin π/2 प्लस थीटा, जिसको मैं cos थीटा भी बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से x की इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ SHM लिख सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक अगले सवाल की कि फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम 0 टू a और 0 टू a/2 और a/2 टू a। तो इसकी भी बात कर लेते हैं भाई, बहुत ही आसान है। देखो हमें पता है यहाँ पर साफ कि अगर वो 0 से a जा रहा है तो ये वाला फेज है 0, a वाला फेज हो गया π/2। a/2 की बात करें तो a/2 पे जो फेज होता है इधर जाता हुआ वो रहता है अपने पास 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। तो अब कुछ खास नहीं भाई, अगर मान लो मेरे को पहले वाले केस का जवाब देना है, अगर मुझे पहले वाले केस का जवाब देना है जो कि है ये, तो इस दौरान 0 से लेकर a तक फेज चेंज कितना आया, 0 से वो π/6 हुआ। तो जो टाइम आएगा तो हमने क्या पढ़ा था डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ही लिख देता हूं मैं, तो पहले वाले केस में जो कि है 0 टू a, तो इसके लिए अगर मैं देखूंगा तो 0 से a के लिए तो सॉरी π/2 आ गया, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, है ना। और ओमेगा को क्या बोल देंगे हम 2π/T। सो डेल्टा थीटा कितना आ रहा है अपने पास, वो आ रहा है π/2 पहले वाले केस के लिए, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो स्मॉल टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा t/4। इसका मतलब टाइम पीरियड का 1/4 टाइम जो है 0 से a जाने में लगेगा। तो 0 से a/2 भी देख लेते हैं कितना लगेगा टाइम। 0 से a/2 के लिए फेज डिफरेंस कितना है π/6, तो π/6 इज इक्वल्स टू 2π/t इंटू स्मॉल टी। तो पाई से पाई कैंसिल, सो स्मॉल टी जो आएगा वो आ जाएगा t/12। बहुत ही आसान है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीके से अपने पास जो है स्मॉल टी निकल जाएगा। ऐसे ही आप फिर जो है a/2 से a के लिए निकाल लो भाई, a/2 पे π/6 है और a पर जो है π/2 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया दोनों में करके देख लो भाई, π/2 माइनस π/6, तो फेज डिफरेंस आ गया अपने पास लगभग कुछ π/3 है कि नहीं भाई। एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया और ये आ गया अपने पास π/3। तो π/3 जो अपने पास फेज आया, तो यहाँ इसके लिए बात करोगे तो कितना टाइम निकल जाएगा, ये टाइम निकल जाता है, ये वाला जो टाइम निकलता है ये आ जाता है t/6। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि t 0 से a/2 t/12 है और a/2 से a जो है वो t/6 है। इस तरीके से टाइम निकलेगा। तो चलो फटाफट से बात करते हैं अब हम वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, बड़ी ही आसान चीज़ है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं कि भाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात करोगे तो मैंने पोजीशन ली, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो अब मैं करने वाला हूँ कि cos ओमेगा टी प्लस फाई जो है इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर
तो ये जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है x। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इधर, है ना। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आपको x की इंफॉर्मेशन पता है तो आप वेलोसिटी बड़ी आसानी से लिख सकते हो। कैसे, देखो जरा, अगर मैं बोल रहा हूं x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो यहां पे रखता हूं तो वेलोसिटी आ जाती है a ओमेगा। और ये ध्यान रखो कि ये जो वेलोसिटी है ये जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है ड्यूरिंग द मोशन। तो एट x इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी जो है वो क्या है अपनी, वो है मैक्सिमम। ऐसे ही एट x इक्वल्स टू a और माइनस a वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू पता है तो वेलोसिटी बड़े आसानी से पता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो वही जो वेलोसिटी है उसी को मैं कर देता हूं दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर कुछ ये कहानी आएगी और ये जो चीज़ है वो क्या आ रही है, x। तो एक्सेलरेशन आ जा रहा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात वही कि x इक्वल्स टू जीरो पे जब बात करोगे तो यहाँ x इक्वल्स टू जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो है बल्कि वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और यहाँ x इक्वल्स टू a और माइनस a पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है बल्कि वेलोसिटी जीरो थी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर आपको x की इंफॉर्मेशन पता है, ओमेगा पता है, a पता है, तो आप आसानी से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं, सवाल देखते हैं तो कैसे करना है इसे। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, है ना, व्हेन इट इज एट x इक्वल्स टू √3a बाई 2। सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालनी है तो भैया लगा दो फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर बाय 4। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 4 जो कि आ जाएगा a ओमेगा बाय 2। तो v की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है, कुल मिला के अपने पास v की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है a ओमेगा बाय 2। सिमिलरली एक्सेलरेशन भाई कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स जिसको आप लिख सकते हो √3a बाई 2, दैट्स इट। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास एक्सेलरेशन की विद साइन। माइनस क्या दिखा रहा है यहां पर कि ये मीन पोजीशन की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो v की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं, अगर कौन सी, कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम जानते हैं कि ओमेगा इज बेसिकली k बाय m। तो k बाय m रखा इधर तो m से m कट जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। अब यहां पे वापस से जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इधर यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां अगर आप x की वैल्यू देखते हो, जीरो रखते हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिल रही है, हाफ के a स्क्वायर जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और a और माइनस a पर काइनेटिक एनर्जी मिल रही है जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी वेरी कर रही है कुल मिला के यहाँ। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ अब तुम बोलोगे सर ये हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आ गई, तो भैया तो हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि फोर्स एसएचएम का क्या होता है, माइनस के एक्स के इक्वल। तो इस फोर्स को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो यही मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, तो यहां नाउ एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो साफ दिख रहा है, और एट एक्स इक्वल्स टू ए और माइनस ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां जो है हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब मेन बात यहां यह है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही वेरिएबल हैं, लेकिन यहां अगर आप टोटल एनर्जी की बात करोगे तो टोटल एनर्जी अगर आप निकालते हो जो कि एडिशन ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक है, तो वो क्या आ जाएगा जरा देखो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, तो ऐड करने पर ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। इसका मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे आज के सेशन में जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो एसएचएम के लिए ध्यान रखने हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को करेंगे ख़त्म। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और बाकी हम अगले वीक में नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक्स के साथ बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीक में। सो बाय, है ना।
और आज के लिए बस इतना ही। तो फिर से बात कर लेते हैं अपने प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो प्रो सब्सक्रिप्शन पे जैसा कि आपको पता है कि आपको बहुत तरह तरह के कोर्स मिलेंगे वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन पे, है ना। आप अपने आईआईटी के लिए अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, नीट के लिए अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, इसलिए अभी मैं सिर्फ बोर्ड वाले कोर्स की फीस बता रहा हूं। तो 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पर डे कितना पे करना पड़ेगा? पर डे यू हैव टू पे ओनली 59 रुपीज़, 53 रुपीज़ इफ यू टेक 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, 44 रुपीज़ इफ यू टेक 6 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और फिर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा कैसे? NK Pro कोड यूज़ करो, है ना। तुम बोलोगे डिस्काउंट कौन सा सर? तो देखो एक्चुअल प्राइस कुछ और है, डिस्काउंट लग के फिर ये प्राइस बन रही है ना। तो डिस्काउंट जो है आपको 20% का अगर चाहिए तो NK Pro कोड आप यूज़ कीजिए, और ये लिंक के साथ, इस लिंक पे जाइए, कोर्सेज को विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको हर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ NK Pro कोड जो है वो CBSE वाले में ही लगा सकते हैं, आप हर जगह पर ये कोड लगा सकते हैं। जस्ट गो एंड अप्लाई दैट कोड एंड अकॉर्डिंगली जस्ट ऑफ द कोर्सेज, है ना। क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है आपके मेहनत करने के लिए। अभी मेहनत नहीं करोगे तो भैया फिर कब करोगे? आई बात समझ में? तो चलो आज का सेशन फिर ख़त्म करते हैं, और लास्ट में वही इंपॉर्टेंट बात कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, और NCERT चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।